नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात कोरोना काल की, आज के सूरते हाल की। हम चौथे लॉकडाउन में हैं। देश में आर्थिक पहिया जो है हमारी विकास की गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इजाजत दी जा रही है कल कारखाने खोलने की। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है। दुकानें खोली जा रही हैं, मॉल अभी बंद है लेकिन दुकानें खोली जा रही हैं। लोग ऑफिस में भी जाने लगे हैं, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सब के बीच अब ट्रेनें और चलेंगी। 209 नॉन एसी ट्रेन्स 1 जून से चलाने की इजाजत दी गई है। आज की ही बड़ी खबर है, 62 दिन की लॉकडाउन के बाद, लॉकबंदी के बाद अब हवाई उड़ानें जो हैं, विमान सेवाएं, वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगी। तो कोशिश पूरी की जा रही है। 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पार कर गया है कोरोना संक्रमण का, लेकिन साथ ही साथ जान पर ध्यान देने के अलावा अब जहान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब हम जहान की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी कौन है अर्थव्यवस्था की? इस देश के असल निर्माता कौन है? वो है हमारे मजदूर, वो हैं हमारे श्रमिक। और श्रमिक घर जाना चाहते हैं। क्या वो घर जा पा रहे हैं इस पूरी आपाधापी में? कल मैंने एक कार्यक्रम किया था और मैंने निवेदन, गुजारिश की थी तमाम राजनीतिक दलों से कि बस करो, राजनीति मत करो, बस करो, बस पर राजनीति मत करो। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब 4 दिन से बस पर राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने कहा हम 1000 बसें देने को तैयार हैं, इससे मजदूर अपने घर जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अच्छा प्रस्ताव भेज दीजिए। उसके बाद बाकायदा लिस्ट निकाली गई। आगे मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि भाई इतने 3 व्हीलर निकल गए, इतने 2 व्हीलर निकल गए, इतनी एम्बुलेंस निकल गई, इतनी बसें तो कबाड़ थी, किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। लब्बो लुबाब यह है कि आज शाम 4 बजे तक कांग्रेस ने कहा या तो इजाजत दे दो वरना बसें वापस लेकर चले जाएंगे। एक भी मजदूर इन बसों में अपने घर तक नहीं जा सका। यह बस राजनीति की बलि चढ़ गई, बस पर राजनीति सवार हो गई, मजदूर बस पर सवार नहीं हो पाए। अब इसमें हासिल क्या हुआ? बीजेपी ने अपनी राजनीति कर ली, कांग्रेस ने अपनी राजनीति कर ली, लेकिन बेचारा मजदूर वो कहां पर? वो तो घर नहीं जा पाया। हम ट्रेन भी चलाएंगे, हम प्लेन चलाएंगे, बसें भी चलाने का इंतजाम करने की बात की जाएगी। अभी दिनेश शर्मा एक निजी चैनल पर बैठे थे, दूसरे निजी चैनल पर, और वो कह रहे हैं हमें जब जरूरत होगी, जरूरत पड़ी तो हम मांग लेंगे बस। हम राजस्थान सरकार से 2000 बसें मांग लेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। तो ये 4 दिन तक तमाशा क्यों चल रहा था? और कांग्रेस बस देने को तैयार है तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जो श्रमिक फंसे हुए थे, और आज थोड़ा फंसे हैं, वो तो पिछले 58-59 दिनों से फंसे हुए हैं, वहां पर बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? ट्रकों में लदकर महाराष्ट्र से, राजस्थान से क्यों आ रहे हैं श्रमिक? वहां पर बसों का इंतजाम कर लेते। तो राजनीति हावी है, मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, इसलिए बयानबाजी भी राजनीतिक है। सुनिए। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाए। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप
अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रेल चलेंगी, मैंने आपको जानकारी दी, जहाज उड़ेंगे, अब 25 मई से जहाज भी उड़ेंगे, मजदूर भी घर पहुंचेंगे क्या? और जिंदगी पटरी पर, मजदूर फिर भी सड़क पर। इकोनॉमी खोलने की कोशिश की जा रही है, इजाजत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, लोग सड़कों पर दिखने लगे, बाजारों में जाने लगे, लेकिन मजदूर सड़क पर क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं, नलिन कोहली, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब राज्यसभा में भी आप इन्हें देखेंगी और देखेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी, उनके मुख्य प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान मेरे साथ हैं, बड़े दिनों बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इन्हें जीएसटी कहता हूं मैं, जीएसटी की भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जीएसटी में छूट मिल जाए, वो हमारे साथ हैं, और अजय कुमार, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और मैं राजनीतिक बातें बाद में करूंगा। नलिन कोहली, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, बीजेपी ने अपनी राजनीति कर ली, कांग्रेस ने अपनी राजनीति कर ली, मजदूर घर पहुंच गया क्या? सवाल यह है, मजदूर को क्या मिला इस राजनीति में? 4 दिन से बसों पर राजनीति है, लेकिन मजदूर बेबस हैं, बेबस दोनों सेंस में, बिना बस भी हैं और बेबस भी हैं। आपका संदीप जी सवाल का डायरेक्शन मैं चेंज कर देता हूं। कांग्रेस ने राजनीति की, बीजेपी ने भी राजनीतिक जवाब दिया, यह फर्क है। देखिए, कांग्रेस की मंशा बड़ी स्पष्ट थी, राजनीति करनी थी। अगर उनकी एक्चुअल चिंता होती तो प्रश्न ये उठता कि कभी भी महाराष्ट्र से तो बस नहीं दिए, जब यूपी सरकार के 300 ट्रेन पहुंच गए थे तो छत्तीसगढ़ में 7 ट्रेन आई थी। क्यों? राजस्थान में कोटा से बच्चों के लिए कुछ चिंता नहीं थी, उस टाइम नहीं थी। उनको राजनीति करना है, करें। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, कुछ मजदूर जो है आज भी दिक्कत में है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार को जो अपना काम करना वो नहीं कर रही है। यूपी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, अलग अलग राज्य सरकार भी कर रही है। नहीं, मेरा सवाल ये है नलिन, आपके बिल्कुल वाजिब सवाल हैं, और मैं कांग्रेस से ये सवाल पूछूंगा, महाराष्ट्र और राजस्थान वाले सारे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है, देखिए, मजदूर आज की तारीख में परेशान है, हताश है, निराश है। रोज हम खबरें सुन रहे हैं, कोई दम तोड़ रहा है, किसी को दिल का दौरा हो रहा है, कोई तिपहिया पर, कोई साइकिल पर, कोई पैदल ही, कोई ट्रकों पर जा रहा है, वहां पर मौत हुई जा रही है। औरैया की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, सागर में कैसे लोग मर गए, औरंगाबाद में ट्रेन के नीचे आकर कट गए। वो घर जाना चाहते हैं ना। सवाल मेरा बड़ा सीधा है, 1000 बसों की बात की, उसमें कितनी डब्बा है, कितनी कचरा है, मैं पूरा तफसील से हर आंकड़ा दर्शकों को दूंगा। पर सवाल यह है कि अगर 16 तारीख से यह पत्राचार चला था कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार में, पहले दिन कह देते आपकी बसों की जरूरत नहीं है, हम तो खुद इंतजाम करा रहे हैं। भाई, यूपी सरकार कह रही है ना कि 2 लाख श्रमिक रोज आ रहे हैं यूपी में, हमने तो रिकॉर्ड बना दिया, 1044 ट्रेनें यूपी में आई हैं, हरियाणा राजस्थान से 400 बसें आ रही हैं। तो कह देते कि भैया कांग्रेस वालों, तुम अपनी राजनीति अपने पास रखो, हमें आपकी बसें नहीं चाहिए। पहले कहते हैं बस दे दो, फिर रात को 11:40 पर कहते हैं अगले दिन 10 बजे तक 1000 बसें लखनऊ में ले आओ, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, सारी डिटेल्स लाओ। फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं, अब अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो 12 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद पहुंच जाओ। ये पूरा तमाशा करने की क्या जरूरत है? नहीं, तमाशा नहीं था, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैं वकील हूं, क्या फिटनेस टेस्ट के बिना गाड़ी चलनी चाहिए? Who will bear the legal consequences of the Motor Vehicle Act? वो भी तो एक एक्ट है, कानून का उल्लंघन तो नहीं हो सकता। ये सारी बातें हुई है कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए। भाई, अगर उनको ढोंग करना है तो माइग्रेंट्स के कंधे पे की, मतलब आपको बसें नहीं चाहिए थी ना, बसें नहीं चाहिए थी। ये क्रेडिट हंटिंग कि राजनीतिक फायदा कौन उठा ले जाए, राजनीतिक नफा नुकसान ज्यादा जरूरी है, मजदूर घर पहुंचे या ना पहुंचे ये गैर जरूरी है।
मैंने ऐसे कहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, इस अगर राजनीति से उनकी तो यही genuine निकलता होती है ना। नहीं, वो आप निष्कर्ष निकालिए, कांग्रेस अपना निष्कर्ष निकाली, जनता निकालेगी अपना। हमारा तो बड़ा क्लियर है, अगर अच्छी मंशा से होता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। कांग्रेस को एक प्रदर्शन करना था, उनको एक मौका करना था, और उनकी राजनीतिक सोच इसी बात से झलकती है कि वो उन्होंने जहां काम कर सकते किया नहीं। यूपी में इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी जी उसके प्रभारी हैं, कुछ दिखाना चाहिए उनको कि मैं यूपी में काम कर रही हूं। ये शायद उनकी मंशा रही होगी, उनका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार को कौन मना करेगा। तो मतलब किसने शुरू किया उनसे पूछिए ना, जिन्होंने जवाब दिया आप उनको दोषी कर रहे हैं। नहीं, जवाब दिया कि आप मुझे एक चीज बताइए नलन जी आप सड़क पर जा रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जी एक पैरेलल खींचने की कोशिश कर रहा हूं। सड़क जी। पर कोई दुर्घटनाग्रस्त है, आप उसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं, जी और आपको कोई रोक कर यह कहे कि पहले अपना इंश्योरेंस दिखाओ, पहले टायर में हवा का प्रेशर ठीक है कि नहीं, सारी लाइटें जल रही हैं कि नहीं, आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, आप क्या कहेंगे उस अधिकारी को, उस पुलिस वाले को कि भैया मेरे को इनको ले जाने दो। आपका उदाहरण, सॉरी संदीप जी, माफी चाहता हूं, नॉर्मली आपके उदाहरण अच्छे होते हैं, शायद मेरे लिए कठिन भी होता है, पर आपका उदाहरण यहाँ जायज नहीं है। एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे तो फिर मैं कह देता हूँ आपके चैनल और एक इंग्लिश चैनल में क्या फर्क है, दोनों तो चैनल है ही है, लेकिन एक हिंदी एक इंग्लिश है, फर्क है। आप दो एग्जांपल्स अलग टाइप के उठा के मुझसे आप जवाब पूछ रहे, नहीं संभव है। आप सेम टाइप का एग्जांपल पूछिए और मैं जवाब देता हूं। मैं अभी मेरे सहयोगी राजीव रंजन, ये राजनीति किस हद तक हो रही है। राजीव रंजन आज गाजियाबाद में, ये अपना बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है करते हैं, और ये गाजियाबाद के रामलीला मैदान गए। गाजियाबाद और नोएडा में कहा गया कि बसें चल सकती हैं, क्योंकि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि नोएडा और गाजियाबाद ले आइए बसें, और आज तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। देखिए, अब यहां पर कोई सुविधा नहीं है, इसका बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन राजीव से मैं सवाल पूछूं उससे पहले, गौरव वल्लभ मुझे यह बताइए कि बसें चलाएंगे आप, उसमें ऑटो, टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, तमाम फर्जीवाड़े होंगे। 460 बसें, वो उनमें कमियां पाई जाएंगी। 297 बसें कबाड़ होंगी। कबाड़ बसों से आप मजदूरों को ले जाने की बात कर रहे हैं। संदीप जी, मैं तो यूपी सरकार का ही आंकड़ा देता हूं। कल यूपी सरकार ने कहा 879 बसें हैं, फिर उन्होंने कहा, आज बोले कि इसमें से इतनी फिट नहीं है। अब मुझे बताइए, जितनी फिट है, मैं तो उन्हीं के आंकड़े मान लेता हूं, यहाँ राजनीति का समय नहीं है, जो यूपी सरकार का आंकड़ा वही मान लेता हूं। 400 तो अभी भी चल सकती है ना, उसको चला के हर बस में 40 मार, आज के आज 16,000 लोग जा सकते हैं। आप 4 दिन से ड्रामा कर रहे हो, कभी बोलते हो गाजियाबाद ले आओ, कभी बोलते लखनऊ ले आओ। अरे भाई, ये बसें हैं, एयर बस नहीं है, ये उड़ के नहीं जाती है। गाजियाबाद जाने के लिए उनको राजस्थान यूपी बॉर्डर से गाजियाबाद पहुंचना पड़ेगा। मैं तो यार राजनीति कर ही नहीं रहा। मैं तो आपको एक और बात बोलता हूँ, एक बस तो थी ना अच्छी, उस एक बस में 40 लोगों को भेज देते ना, तो भी आपकी मंशा हम मानते। पर आपकी मंशा क्या है? रोड़े अटकाओ, लोगों को बसों से सुरक्षित व स्वस्थ घर मत पहुंचने दो, इनको पैदल चल के जाने दो। एक चीज बताइए गौरव वल्लभ, आपकी मंशा क्या है? राजस्थान से बसें क्यों नहीं चलाई? आप ये दिल्ली से जो यूपी के लिए बस चला रहे हैं जी, यूपी ही क्यों? राजस्थान में मजदूर फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, पंजाब में फंसे हुए हैं, आपने कितनी बसें चलाई? आपने सही सवाल किया संदीप जी। मुझे आप ये बताइए, वित्त मंत्री जी का आंकड़ा है कि 8 करोड़ माइग्रेंट मजदूर है, और इन 8 करोड़ में से 100% मैं कहता हूं, आप भी इकोनॉमिक्स के जानकार है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कम से कम 5.5-6 करोड़ लोग होंगे। और आप यहाँ पे आपदा के समय आप बोल रहे हो वहां क्यों नहीं चलाई? अरे भैया, जहां चल रही है वहां मदद ले लो। अब हम तो ये भी कह रहे हैं, आप योगी जी का उसमें फोटो लगा लेना सामने, और पीछे वाले बस के पीछे वाली सीट पे मोदी जी का लगा लेना, और फिर चला लो, और ये भी लिख देना कि बीजेपी ने चलाई। नहीं, मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ होगा क्या? मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। 297 बसें कबाड़ मिलेंगी। मैं आपको ऑटो, 3 व्हीलर्स के नाम आप वहां पर उनके नंबर्स लिख देंगे कि ये बस है, ऑटो को बस बना देंगे।
मैंने आपको क्या कहा कि 1094 की लिस्ट दी, आपने कहा ये कमियां है, फिर भी पीछे 450 तो बची ना, उनको क्यों नहीं चलाते? ये सीधा सा सवाल है। और आपने फिटनेस की बात कर रहे हो, आपके पास आप ही के शो किया था मैंने आप ही के साथ, एक वीडियो जरूर दिखाना, ये बीजेपी के जो वकील साहब बैठे हैं, सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर है ना, इसमें सीमेंट कंक्रीट मिक्स होती है ट्रक में, उसके अंदर से 18 लोग निकले, वो क्या फिट टू ट्रेवल थे? वो और हाँ, यहाँ वो के कहां से business निकले की बात उस करते पर हैं। भी मैं आता हूं। बहुत अच्छा किया आपने ये बात उठा दी, वो कहां से निकले वो भी पूछूंगा, और प्रियंका चतुर्वेदी से भी सवाल हैं। लेकिन राजीव, जो मैं बात पूछ रहा हूं, ये राजनीतिक कांग्रेस करे बीजेपी करे, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम मुद्दा उठा रहे हैं मजदूरों का, वो घर कब पहुंचेंगे। और 4 दिन तक राजनीति होती रही, और हर मजदूर को जो दिल्ली एनसीआर में था उसे पता है कि गाजियाबाद में बसें चलेंगी। इस बात को डिनाई नहीं किया यूपी सरकार ने, या नोएडा से बसें चलेंगी। आप रामलीला मैदान गए गाजियाबाद के, वहां क्या पाया आपने? देखिए संदीप, ये मजदूर जो है ना, वो 30 मार्च से ही पैदल चल रहे हैं, रिक्शे से चल रहे हैं, ठेले से चल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले तक, 5-7 दिन पहले तक गाजियाबाद के बॉर्डर पर पैदल मजदूरों को पुलिस मार रही थी कि आप पैदल इसके आगे नहीं जा सकते हैं। उनको पूरे गाजियाबाद में इधर से उधर, उधर से इधर पूरी रात पूरे दिन टहलाया जा रहा था। बाद में हुआ कि रामलीला मैदान से बसें जाएंगी, वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, सबको पता था। आज मैं जब रामलीला मैदान गया तो मुझे लगा कि अभी भी बसों का इंतजाम हो रहा होगा। आज वहां पर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा गया है कि अब यहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब यहां से किसी को कहीं जाने की कोई सुविधा नहीं है। अब आप सोचिए, मैं वहीं पर था और 2-3 गाड़ियों में, ओला उबर की टैक्सीज में किसी पड़ोसी ने या किसी ने मदद करके उन रोते बिलखते मजदूरों को वहां पर भेजा, गाजियाबाद के उस रामलीला ग्राउंड तक, कि वहां चले जाओ, वहां से आपको अपने जाने का रास्ता मिल जाएगा। जब मजदूर वहां पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने कहा यहां मामला सब खत्म हो गया, और तुरंत वहीं पर वो जो सारी टैक्सीज उनको लेकर आई थी, वहां पर पुलिस के लोगों ने उनका चालान कर दिया। सारे टैक्सी वाले जो आज पहली बार निकले थे, कोई 150 कोई 120 का उनका किराया था, उनका वहीं पर चालान कर दिया। चालान का कारण क्या बता दिया कि यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और उन सारी टैक्सीज को खड़ा करके ये कहा कि इन मजदूरों को जहां से बैठा के ले आए हो वहीं पे ले जाके वापस करो। और उन मजदूरों का ये कहना था कि हम तो अपना घर छोड़ आए, हम तो किराया दे आए, अब हम कहां जाए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो ये कह रहे थे। मतलब छोटा सा जवाब चाहूंगा राजीव, सरकार की जिद है कि इन बसों में तो नहीं जाने देंगे हम मजदूरों को। अगर मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? इन बसों में तो नहीं जाने देंगे। अगर संदीप, यही बात है, अगर आप गाजियाबाद, ये जितने लोग पैनल में बैठे अपनी अपनी गाड़ियों से गाजियाबाद और नोएडा की सड़कों पे निकल जाएं, अगर इनको हर 200 मीटर पे मजदूर फुटपाथ पर बैठा न दिखाई दे तो मैं इनकी बात मान लूंगा। दूसरी बात यह है कि उन मजदूरों को कुछ पता नहीं है कि वो कहां जाएं, कैसे आए, कोई बताने वाला नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं, एक पुलिस वाला डांटता है, दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरा वाला डांटता है, तीसरी तरफ। तो अजय, मतलब जिद है, हम करेंगे इंतजाम और उसी से भेजेंगे। दूसरा कोई मदद करने भी आएगा तो हम वहां पर मजदूरों को और परेशान करेंगे, चालान भी काटेंगे जिस गाड़ी में वो आ रहे हैं बसों में बैठने के लिए। गलत कह रहा हूं अजय कुमार, या राजीव गलत कह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं, जो राजीव बता रहे हैं ग्राउंड की बात है, वो बिल्कुल सही बताएंगे, वो क्यों गलत बताएंगे। मसला ये भी नहीं है। खैर, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तो मंशा ही डे वन से साफ नहीं है। और जहां सरकार की मंशा साफ है क्या? करने की, अरे कांग्रेस विपक्ष में है। मेरा सवाल सरकार से ये है, मजदूर कब घर पहुंचेंगे? ट्रेन चला रहे हो, हवाई जहाज चलेंगे, ये लोग कब घर पहुंचेंगे? सीधा सवाल है। की मंशा अगर साफ नहीं होती तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में यही राहुल गांधी की आलोचना करने के बाद सरकार 3000 करोड़ रुपए नहीं देती। अरे मनरेगा में तब पैसे कमाएंगे अजय कुमार साहब, जब वो अपने घर जा पाएंगे, अपने गांव जा पाएंगे, तब मनरेगा में काम मिलेगा। नहीं किया कि एनडीए की स्कीम है कि यूपीए की स्कीम है। मनरेगा में तब काम मिलेगा जब अपने गांव जा पाएंगे। उठाया जाए,
सरकार के मतलब गाजियाबाद में, नोएडा में बैठे हुए, मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में बैठे हुए मनरेगा में काम नहीं मिलने वाला। 60 लोग संक्रमित हैं, भारत में 60 लोग संक्रमित हैं। मनरेगा की बात होने लगी सरकार की यहां मनसा पे पर। सवाल प्रियंका उठाए। चतुर्वेदी, अकेले प्रियंका चतुर्वेदी स्क्रीन पर। प्रियंका, मनरेगा की बातें होने लगी हैं कि उसके लिए 3,500 करोड़, 8 करोड़ मजदूरों के लिए इंतजाम हो गया। घर जाएंगे तभी तो मनरेगा में काम मिलेगा। अभी तो ना तो दिहाड़ी है, ना जेब में पैसा है, ना खाने को सामान मिल रहा है। इसीलिए तो ये घर जाने के लिए आतुर हैं, इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो पुलिस के डंडे खाकर भी बैठे हुए हैं सड़कों पर अब भी चल रहे हैं, और हम राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, मैं करीब 15 मिनट बाद इस डिबेट में शामिल हुई हूँ। मुझे बस 3 मिनट दीजिएगा कि बार बार इसमें महाराष्ट्र को भी घसीटा जा रहा है डिस्कशन में, और ये कहा जा रहा है। मैं महाराष्ट्र पर आता हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र का पूछूंगा। मैं आपका जवाब दूंगी। साहब ऐसा है, 7:15 के में आपसे 3 मिनट आपसे मांगे हैं। आपको जो इसमें सवाल पूछना आप मुझसे जरूर पूछेगा, पर क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती हूँ, राज्यसभा में हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात शुरू करूंगी कि बाकी लोगों ने महाराष्ट्र को बार बार घसीटा है इसमें। मैं बस आपको एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ। मैं नलिन कोहली जी की बात सुन रही थी और मैं कहा महाराष्ट्र में बस इसकी नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष का हिस्सेदार कांग्रेस पार्टी भी है, और उन्होंने काफी सारी ट्रेन, करीब हमारे यहाँ से 360 ट्रेन चली हैं, 37 ट्रेन का और परमिशन मिली हुई है, और हम चाहते हैं हमारी 500 ट्रेन चले। अगर हमारे यूपी के भाई बहन वापस जाना चाहते हैं, हमारे बिहार के भाई बहन वापस जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे सम्मान से हम उनको वापस भेजें। पर जब तक वो यहाँ पर थे, हमने उनके तीनों समय का खाना, उनका राशन, हमने शेल्टर कैंप सब बनाकर वहां पे रखे हैं, और बार बार हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद साधा है। रही बात विपक्ष की, ये जो मानवता पे जो पूरा हमला हो रहा है, हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें राजनीति मत करो। हम हफ्ते विपक्ष से महाराष्ट्र में कह रहे हैं, आप भी सामने आकर मदद करो। मैं नलिन साहब से पूछना चाहती हूँ, आपके 105 MLAs हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से कितनों ने अपना फंड महाराष्ट्र सरकार के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए खर्च किया? उनके जो भी MPs हैं महाराष्ट्र के, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनका कौन सा MP लैड फंड है जो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता की बीच से जीत कराए? महाराष्ट्र का ही आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पार्लियामेंट में, आप लोगों ने कितना खर्चा किया, और विपक्ष के क्या क्या काम रहे हैं महाराष्ट्र में? और मैं केंद्र सरकार की बात करना चाहती हूँ। केंद्र सरकार से कुल मिलकर हमें 1611 करोड़ मिले हैं जो राहत की अमाउंट है, और वो हम कह रहे हैं चलिए आप राहत का अमाउंट जो भी कम दे रहे हैं आप दीजिए, पर हमारा जो GST रिफंड है आप हमें दे दीजिए। वो तो महाराष्ट्र की रिफंड है, महाराष्ट्र का 16,000 करोड़ से ऊपर रिफंड पड़ा हुआ है, उसी से हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है प्रियंका देखिए, ये एक नया चलन हो गया। आप रुकिए एक मिनट। हमारे जहाँ पे हमारे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमारे मजदूर भाई बहनों का। मैं कहती हूँ एक बस भी अगर विपक्ष चलाए, 10 बस भी विपक्ष चलाए, हम कहते हैं कि सत्ता पक्ष उस पर विरोध नहीं करेगी। अरे बड़ा दिल रखिए। ये ठीक है, अब मेरा सवाल प्रियंका, ये देखिए ये नया चलन हो गया है राजनीति में। सत्ता में जो जहां पर है, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, विपक्ष से सवाल पूछ रही है। आप सत्ता में है महाराष्ट्र में, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल, एक मिनट प्रियंका एक मिनट, नहीं, अब सवाल सुनिए प्रियंका, सवाल सुनिए प्रियंका, सवाल सुनिए, नहीं, सवाल सुनिए। धारा प्रवाह से बोलने से फायदा नहीं होगा। घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? प्रियंका, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हम काम करें। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सत्ता पक्ष आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ये विपक्ष पर आरोप लगाना सत्ता पक्ष का, आप सत्ता में है तो बीजेपी पर हमला, बीजेपी यूपी में केंद्र में सत्ता में है तो कांग्रेस पर या विपक्ष पर हमला, ये नई राजनीतिक नैरेटिव है। मेरा सवाल ये है, आप सारी बातें मैंने आपकी सुनी, अनइंटरप्टेड सुनी। आपने कितनी बसें चलाई महाराष्ट्र में? अगर आप कह रही हैं कि बीजेपी बस नहीं चलने दे रही, आपने महाराष्ट्र में कितनी बस चलाई? महाराष्ट्र से ही चले थे ना। मध्य प्रदेश के लिए वो 16 लोग जो औरंगाबाद में ट्रेन के नीचे आकर कट गए। चलिए अब मैं जवाब दे दूं भाई? हाँ,
देखिए, सबसे पहले तो मैं ना ही यहाँ पे सत्ता पक्ष को दोष दे रही, ना मैं विपक्ष को दोष दे रही। मैं बस ये कह रही हूँ, इंसानियत के नाते अपना सत्ता पक्ष विपक्ष छोड़कर, सवाल आप पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अपनी राजनीति छोड़कर सबको एकजुट होकर काम करना है, तो मैं बस कुछ सवाल पूछ रही हूँ कि हमारे विपक्षी नेताओं ने क्या क्या काम किया है। गवर्नर आपने कितनी बसें चलाई? कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बता रही हूँ, करीब 50,000 से ज्यादा लोग हमारी बसेस के माध्यम से अपने अपने घर पहुंचे हैं, और वो भी MSRTC बसेस जो चल रही है ना भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। अब ट्रेन का भी जो खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जो CM रिलीफ फंड से आ रहा है। तो हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, उनको बिल्कुल सम्मान के साथ हम अपने अपने उनके घरों में नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो उनको शेल्टर होम्स में रख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री तीनों समय का उनका पूरा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे उनकी अपडेट्स लेते हैं। तो हमारे तो मैंने तो आपको अपना पूरा आंकड़ा दे दिया। हम ठीक है, मैंने आपके आंकड़े सुने। अब GST स्क्रीन पर घनश्याम तिवारी, 1 मिनट प्रियंका, सबको मौका मैं दे दूं। घनश्याम तिवारी, किसी से पूछो वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र भी कर रहा है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, वो सत्ता पक्ष की यानी कि बीजेपी की हो या विपक्ष की हो, सब काम कर रहे हैं, फिर ये मजदूर परेशान क्यों हैं? फिर ये घर क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, इस पैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं काफी दिनों बाद बहस में आया हूं और ऐसे समय पे आया हूं जब देश और दुनिया के सामने भीषण आपदा है। लेकिन भारत में ये आपदा का स्वरूप अलग है, क्योंकि कुछ तुगलकों ने 4 घंटे में इस देश में अंतहीन लॉकडाउन का निर्णय लिया, उसके बाद वो छुप गए। दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रेस के सामने रोज आ रहा है और बात कर रहा है कि क्या निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या निर्णय वो ले रहा है। हमारे प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं। जब उन्हें मन की बात 31 मई को करनी है तो उसका प्रेस 2 दिन पहले, 13 दिन पहले 18 तारीख को चला जाता है कि 31 मई को प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं। और जब अंतहीन लॉकडाउन करने की बात होती है तो 4 घंटे पहले देश को बताया जाता है कि अंतहीन लॉकडाउन है, और उसके बाद रेलें रोक दी जाती हैं, बसें रोक दी जाती हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, इनका एक मंत्री सामने नहीं आता। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उसने पिछले 1 महीने में क्या कहा है, किसी को कुछ पता नहीं। इस सरकार ने, मैं सीधा सीधा, सब लोग कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, मैं विपक्ष के नाते सीधा सीधा इस देश के तुगलकी सरकार को, प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि इस देश के 8 करोड़ लोग बेसहारा घूम रहे हैं। वो आज की तस्वीरें आ रही हैं कि कोई बेचारा कुत्ते का मांस खा रहा है, मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा है। ये इस 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है, क्योंकि हमारे देश में एक तुगलक बैठे हैं जो तुगलक केवल निर्णय लेते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन मजदूरों ने निर्णय लिया? क्या उस बेटी ने निर्णय लिया? वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है, तो नलिन से मैं ये सवाल करता हूं, मजदूरों को घर वापस भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? नलिन कोहली, बिल्कुल सीधा सवाल है। राज्य सरकारों की। राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सहयोग। इसीलिए 20,97,000 करोड़ के इस पैकेज में, राहत पैकेज में, मजदूरों को, श्रमिकों को घर भेजने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया कि भाई सरकार इतना पैसा खर्च करेगी, मजदूर अपने घर चले जाएं। इसीलिए ट्रेन भी चलती है तो बिना कोई डायरेक्टिव वो बाद में रफू के जरिए 85-15 का फॉर्मूला भी इजाद होता है। मतलब मजदूर जाएंगे तो पैसों की बात होने लगती है। वंदे मातरम भारत, वंदे भारत का कोई मिशन मजदूरों के लिए नहीं चलेगा देश में, ये बात साफ है। आपने कर दी। नहीं, आप गलत हैं। अब मैं इसका जवाब विस्तार से देता हूं। जी बिल्कुल स्पष्ट देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्यों कहा राज्यों की जिम्मेदारी है। मजदूर, ये आप तो मानते ही हैं कि 70 साल में इम्बैलेंस रहा है डेवलपमेंट का, इसीलिए लोग अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं। अगर एक साथ ही विकास हर जगह होता तो नहीं चाहते, कोई छोड़ना नहीं चाहता अपने घर को। अब दूसरी बात, कहां जाते हैं? एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, विकासशील राज्य है। विकासशील राज्य में फैक्ट्रियां हैं, सब है, वहां लोग गए आमदनी भी कमाने के लिए और साथ में उस राज्य की विकास बढ़ाने में। अगर वो बिहार से चले या उत्तर प्रदेश से चले, अब 2 विषय हो गए। महाराष्ट्र में रुके हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, जहां भी जाना है, इन दोनों राज्यों की भी सहयोग केंद्र का होगा। इसीलिए इस बात को मैंने कहा, यह हाथ झाड़ने की बात नहीं है।
केंद्र अपनी तरफ से अगर 5 किलो की बात कर रहा है या किसी के जनधन अकाउंट में पैसे जाता है वो कर रहा है। मतलब लेकिन आपने साफ कह दिया, मैंने गलत नहीं सुना आप ऐसे है, गलत कह रहे हैं। मजदूरों को घर मैंने गलत भेजने नहीं की कहा। जिम्मेदारी राज्यों की है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं। एक मिनट, आप समझ नहीं, आप देखिए, एक मिनट संदीप जी, दो चीजें हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं राजनीतिक नहीं सीधा जवाब दे रहा हूं। ये दो राज्यों के बीच में देश के प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी है, केंद्र सरकार है, उनको अपना दायित्व निभाना है। लेकिन अगेन फिर कह रहा हूं, जैसे ट्रेनों को देखिए, एक सेंडिंग स्टेट है, एक रिसीविंग स्टेट है, दोनों अगर नहीं मानेंगे तो ट्रेन तो सिर्फ माध्यम है पहुंचाने का, तो अब माध्यम पहुंचाने का तो तब रेलवे चलेगा ने ही जब कह दो दिया राज्य कंसेंट की मानेंगे। जरूरत नहीं है आप राज्यों इसको से। कैसे भेजेंगे? ये भी खामखा की लाल फीताशाही थी। मैं एक मिनट प्रियंका आपके पास आऊं, एक मिनट प्रियंका आपके पास आऊं। अतुल कुमार अंजान बहुत देर से नहीं बोले। अतुल कुमार अंजान, साफ कह दिया है नलिन कोहली ने, और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही बैलेंस्ड प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इनकी बातें मैं बड़े गौर से सुनता हूं। इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है मजदूरों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की है, केंद्र की नहीं। केंद्र की जिम्मेदारी मात्र फरमान जारी करने की है। केंद्र की जिम्मेदारी झूठे फर्जी आंकड़े पेश करने की है। केंद्र की जिम्मेदारी लोगों को बहलाने और फुसलाने की। जैसे आपने भी कहा ना कि रेल चलेगी, जहाज उड़ेंगे, मजदूर घर पहुंचेंगे। एक पुराना गाना याद आ गया, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। सबको मगन में नचा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारे देश के अंदर एकदम राम राज्य उतर के आया है, एकदम काजू गिलास में रख करके राम राज्य उतार दिया है। एक एक आदमी, मैं आपको बताऊं संदीप जी, मैं लखनऊ दिल्ली से चंडीगढ़ गया बाई रोड, मैं चंडीगढ़ से लौट के दिल्ली आया दूसरे रास्ते से, फिर मैं दिल्ली से देहरादून गया, देहरादून में उत्तर प्रदेश के रास्ते से लौट के आया, जयपुर गया, और जयपुर से आकर के फिर मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ आ गया। इतनी लंबी यात्रा में मैंने ऐसे देखा लोगों को सड़कों पर चलते हुए जैसे बरसात में चींटियों की कतार चलती है। वो अपने ख्वाबों को लेकर दौड़ रहे थे और अपने आंसुओं में ही अपने ख्वाबों को डुबो रहे थे, और सरकारें ऐलान नहीं, एक मिनट अतुल कुमार मैंने अंजान, वो भी सुना है, अतुल कुमार अंजान, अतुल एक मिनट रुकिएगा। देखिए जो नलिन कह रहे हैं, अब मैं फिर से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे पहले पैरेलल से इत्तेफाक नहीं रखा। प्रियंका मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, मैं अतुल कुमार अंजान से अभी बात कर रहा हूं। फर्ज कीजिए फलौदी में, राजस्थान का फलौदी इलाका है, बीकानेर से जैसलमेर की तरफ जाओ, वहां पर कुछ मजदूर बिहार के फंसे हुए हैं, वो पूर्णिया के रहने वाले हैं, मालूम है। तो वो फलौदी के मजदूर को पूर्णिया तक पहुंचाने के लिए ये बिहार और राजस्थान सरकार ही आपस में बातचीत करेंगी, उनकी जिम्मेदारी है, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं। ये सरकार का दिवालियापन है, ये नैतिक जिम्मेदारी से हटना है, ये मानवीय मूल्यों की हत्या करना है। इस भयंकर दौर में अगर सरकार और प्रधानमंत्री और केंद्र राज्य सरकारें भागती हैं तो किस तरह के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं? जिस संविधान में कहा है कि सरकार अपने नागरिकों के दायित्वों का वहन करते हुए उसकी रक्षा करने का काम करेगी, कहां रक्षा हो रही है? मैं आपको बताऊं, एक किस्सा मैंने देखा रास्ते में, संदीप जी 2 मिनट लगेंगे। हाँ। एक नौजवान आदमी, आप देखिए इस पूरी कतार में ज्यादातर नौजवान ही नौजवान दिखेंगे। एक नौजवान हड़िया में एक राख का ढक्कन लेके जा रहा था, वो पैदल चल रहा था, उसको पुलिस ने पीट दिया, उसकी हड़िया गिर के टूट गई। उसने पूछा ये क्या हुआ? मेरे पिताजी मर गए थे और उनकी ख्वाहिश है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का था, हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि एक हमार रखवा जो है जहां तुम्हार दादा और तुम्हार परदादा हैं वह जाके गाड़ दियो। उसका तो सड़क पर गिरा दिया आपने क्या किया? मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? बेलगाम पुलिस क्या कर। और उत्तर प्रदेश कह रही वो राजस्थान की बसें फिट नहीं है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की बसों में क्या आप जाकर देखिए, भर 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 काला काला धुआं पीछे से निकल रहा है। क्या वो फिट बसें हैं? अभी फिट और अनफिट का सवाल नहीं है, लोगों को पहुंचाने का सवाल है। बिल्ली काली है या सफेद है इसका सवाल नहीं है, सवाल है कि चूहा पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है, सवाल है कि लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाता है कि नहीं। अगर 400 ही बस कांग्रेस दे रही थी तो उसका प्रयोग तो कर लेना चाहिए था।
इतना ही कहना है मुझे। और ऊपर से दिनेश शर्मा ये कहते हैं हम 2000 बसों की भी जरूरत हुई तो हम राजस्थान से मांग लेंगे, जब हम मांगेंगे तभी हम लेंगे। लेकिन गौरव वल्लभ, आप उंगली भी उठा रहे हैं और आप ही से सवाल है जी। और सवाल ये योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने कांग्रेस से पूछा है जी। ये भी मैं डिस्क्लोजर के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं। और सवाल क्या पूछा है? औरैया का मैंने जिक्र किया। औरैया में भीषण दुर्घटना हुई, 24 लोग मारे गए थे, 30 से ऊपर लोग जख्मी हो गए, उनमें से 15 की हालत गंभीर थी। ये जो ट्रक आपस में टकराए थे ये कहां से आ रहे थे गौरव? एक ट्रक पंजाब से, दूसरा राजस्थान से। पंजाब और राजस्थान में किसकी सरकारें हैं? कांग्रेस की। वहां से इन ट्रकों पर लदकर ये मजदूर आ रहे थे, तो पंजाब में बस क्यों नहीं चल रही थी या राजस्थान में बस क्यों नहीं चल रही थी? ये ट्रकों में चढ़कर क्यों आते? अपनी जान पर क्यों खेलते? मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। आप औरैया क्या सीधे पंजाब से सीधा उड़ के औरैया पहुंचती है कि यूपी बॉर्डर से 3, 4, 5 जिले क्रॉस करके ट्रक औरैया पहुंचता है? वो 5 जिलों की पुलिस क्या कर रही थी? यूपी प्रशासन क्या कर रहा था? सो रहा था क्या उस समय? और यहाँ पे लांछन लगा रहे हो आप। और आप बात घुमा रहे हैं। वो ट्रकों पर बैठकर मजबूर आने को मजबूर क्यों हुए? यानी कि पंजाब और राजस्थान से बसों की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। दूसरी बात आपको बोलता हूं। हाँ। अभी शो में मैं जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक ऐसी बात कही है, मुझे मतलब शर्म आ रही है। ये कह रहे हैं कि 8 करोड़ जो माइग्रेंट है उसके प्रति भारत सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक बार वापस सुनाइए वो क्लिप और उन 8 करोड़ लोगों को सुनाइए कि ये भारत सरकार है जिनको आपने चुना। ये कह रहे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपकी जिम्मेवारी नहीं है तो आपको भारत में शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब आप अपने लोगों के प्रति जिम्मेवारी से भागते हो, शर्म नहीं आई आपको? नलिन और एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। फिर महाराष्ट्र और राजस्थान की बात शुरू से कर रहे हैं, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। हाँ बोलिए। आप भाई साहब, मुझे कोई बोलने का मौका मिलेगा या मैं डिबेट? हाँ, मिलेगा प्रियंका। बात बहुत कर रहे थे हाँ। भाजपा के प्रतिनिधि। मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। हम मदद करना चाहते हैं 1000 बसों से। अब करो ना मदद। अब से कोई आदमी आया कि आप राजस्थान में 1000 बसें चलाना चाहते हैं? आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया प्रियंका चतुर्वेदी स्क्रीन पर। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो औरैया में दुर्घटना हुई वो मजदूर पंजाब और राजस्थान से आ रहे थे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल तो अब इस बात पर आकर टिक गया है प्रियंका चतुर्वेदी। नलिन कोहली कह रहे हैं मजदूरों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। और जो 8 करोड़ का आंकड़ा गौरव वल्लभ कह रहे हैं वो 8 करोड़ नहीं, दरअसल देश में 52 करोड़ मजदूर हैं। उनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% यानी कि 48 से 49 करोड़, उनमें से 10 करोड़ तो घर जाना चाहते हैं। मजदूर दरअसल देश में 52 करोड़ है, उनकी जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है। नहीं, ये तो जो नलिन जी ने बात कही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ समर्थन सपोर्ट कर सकते हैं उन राज्यों का जहां से माइग्रेंट्स जाना चाहते हैं। चलिए मैं ये भी मान लूं कि ये सिर्फ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और खास करके इस आपदा के समय पर जहां पर केंद्र सरकार ने खुद चार्ज लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। उस फर्स्ट लॉकडाउन में महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि हम जानते थे, हमारे मुख्यमंत्री जान रहे थे कि हमारे कितने सारे ऐसे मजदूर भाई बहन होंगे जो वापस अपने अपने घर लौटना चाह रहे हैं, उस समय पर भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त की थी कि आप ये रिकंसिडर करिए और कुछ ट्रेनों को चलने दीजिए, जैसे जो मजदूर भाई बहन अपने घर जाना चाहते हैं हम उनको सम्मानपूर्वक पहुंचा सकें। तो उस समय समर्थन नहीं मिला सरकार का। लॉकडाउन 2 के समय, लॉकडाउन 1 में हमें पूरा समर्थन मिला हमारे मजदूर भाई बहनों का। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बने रहे, सब लोग ठीक है रेस्टलेस थे, पर वो समझ रहे थे कि एक बार का लॉकडाउन है। उनको नहीं पता था लॉकडाउन 2 भी आएगा, लॉकडाउन 3 भी आएगा, लॉकडाउन 4 भी आएगा। आप उनकी बेबसी समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 1 से वो अपना घर जाना चाह रहे हैं, आपके साथ पूरा समर्थन दे रहे हैं, फिर बेबसी में आकर वो चलने लगे। ना उस समय पे बस अलाउड थी, ना ट्रेन अलाउड थी, बड़ी मुश्किल से भी ट्रेन शुरू हुई हैं। और वो ट्रेन में भी काफी राज्य सरकारें, तो जैसे आज गुजरात हुआ, कर्नाटका हुआ, और इनकी काफी सारी सरकारें हो, बिहार की सरकार हो, वो ट्रेन की परमिशन ही नहीं दे रही है महाराष्ट्र से चलने के लिए।
तो आज महाराष्ट्र सरकार की भी बेबसी बन जाती है कि जब उनकी सरकारें वापस लेने को तैयार नहीं है अपने मजदूर भाई बहनों को, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। मैं तो बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर कि आज केंद्र सरकार अपना हाथ धो रहा है। यहाँ पे उनके प्रवक्ता आकर हाथ धो रहे हैं कि भैया यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम समर्थन कर सकते हैं। इसी में लार्जर सवाल जो है, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं प्रियंका। अजय कुमार, बड़ा सवाल फिर ये बन जाता है, ये संकट काल है, ये संक्रमण काल है, ये कोई सरकार नहीं लेकर आई इस महामारी को देश में, ये वैश्विक महामारी है, इट्स अ पैंडेमिक, और इसको हमें सबको साथ लड़ना होगा। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा दुश्वारी, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा मार पड़ी है गरीबों पर, श्रमिकों पर। दिहाड़ी गई, पैसा गया, वापस घर जाना चाहते हैं, तो हम साथ मिलकर उन्हें घर भेजेंगे या यहां ये राजनीति करेंगे कि मैं भेजूंगा या तुम भेजोगे, जिम्मेदारी किसकी। यही खेल में पिसेगा मजदूर, वैसे ही पिसता है। अभी शब्द तो है ही, वो मजबूर इसलिए है क्योंकि मजदूर है, और राजनीति ने और उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया। अजय कुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? आधा घंटा का ही था ना। अजय कुमार को आवाज नहीं आ रही है। जीएसटी, आप सवाल का जवाब दें। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार निर्णय लेती है, उसके बाद देश के मजदूरों को असहारा छोड़ देती है। अगर वाकई ये सरकार को मजदूरों की फिक्र होती तो इस समय एक जैसे 100 नंबर है वैसे एक सेंट्रल हेल्पलाइन होती। आज से तकरीबन 45 दिन पहले मैंने देश के रेल मंत्री से निवेदन किया था, उनका नाम लेके उनको मैसेज किया था ट्विटर पे कि आप जितने भी रेल क्रॉसिंग है उनको आप टेम्पररी शेल्टर बनवा दीजिए, वहां पे ट्रेनें मजदूरों को ड्रॉप कर सकेंगी, आप ट्रेन चलाते रहिए। ये सरकार सुनती ही नहीं है, ना जिम्मेदारी लेती है, ना सुनती है, ना देखती है, सिर्फ आरोप लगाती है, जुमले गढ़ती है। 20 लाख करोड़ अगर सब कुछ राज्यों को करना है तो आप ये 20 लाख करोड़ राज्यों में बांट दीजिए। क्यों कह रहे हैं कि हम कोयले से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। ये इकलौती दुनिया की सरकार है जो कोयले से लेकर अंतरिक्ष तक की बात करती है और एटॉमिक एनर्जी की बात करती है, जब सारी दुनिया इस चीज पे लड़ रही है कि लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी, लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। ये इकलौती ऐसी सरकार है जिसने सारी ट्रेनें रोक करके राजनीति शुरू कर दी। आप ये बताइए, गाजियाबाद में 6 ट्रेनों के लिए 2000 लोग पहुंचते हैं, जो शुरू में राजीव कह रहे थे, क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश में जो हाईवे है उस पर चलते हुए लोग सरकार को दिखाई नहीं देते। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा बसें हैं, क्योंकि मैं पुनः कहता हूं ये देखना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में जिस राज्य से जो श्रमिक आया, वो जिस बॉर्डर पे आया उसको वहां डंडे मारेगा। ये डंडे किसके थे? ये क्या मोदी जी के डंडे थे, योगी जी के डंडे थे, विपक्ष के डंडे थे? इन्होंने अपनी पुलिस को कहा कि लोगों को डंडे मारो, जो लोग आ जाते हैं उन लोगों को वापस भेज के आओ जहां से आए हैं। जैसा कि राजीव जी कह रहे थे, जहां पर यमुना से लोग नदी में जान दांव पे लगाकर पार करने लगते हैं, वहां पर पुलिस पहुंच जाती है डंडे मारने के लिए। क्या सरकार का काम यह है कि तुगलक की तरह फरमान जारी करो, अपने जिम्मेदारियों से भाग जाओ, उसके बाद जब यही तो सवाल है अजय कुमार, यही सवाल। आपके साथ थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मजदूर ही पिसता रहेगा क्या? ये संकट काल है, संक्रमण काल है, सब साथ चलेंगे या राजनीति होगी? केंद्र बनाम राज्य, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष, यही खेल चलेगा क्या? अजय कुमार, आपसे है ये सवाल। अच्छा संदीप जी, बिल्कुल मैं आपके बात से आज के डिबेट में सहमत हूं कि यही खेल चलेगा क्या। मैं घटक दल के सदस्य होने के नाते सीधे कहता हूं कि नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और हम जिम्मेवारी का निर्वहन करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, क्या किसी मुख्यमंत्री ने विरोध के स्वर उठाए? वहां पे नहीं उठाए। सारी बातें सहमति से एक टीम की तरह तय हुई, मुख्यमंत्रियों ने सारी चीजों को एग्री किया, और अब आज जब फेल्योर हो रहा है तो वो केंद्र की तरफ दोषारोपण कर रहे हैं। दारू तुम बेचो 70% के प्रीमियम पे, 18,000 करोड़ का पैकेज तुम्हें चाहिए, डंडे तुम्हारे पुलिस चलाए,
एफसीआई के गोदाम खाली करके तुम्हारे गोदाम भर दिए, और अगर तुम हैंडल न कर पाओ तो ये केंद्र की जिम्मेवारी है, और केंद्र जब हस्तक्षेप करेगा तो यही अतुल कुमार अंजान सबसे पहले कहेंगे डिक्टेटरशिप है, फेडरलिज्म पे हमला है, भारत के संविधान पे हमला है। अरे न जाने तुम हमें किस जुर्म की सजा देते हो, न जीने की दवा देते हो, न मरने की दुआ देते हो। अजय कुमार, आज तय शुरुआत कर लो, आपने बड़ी जीना अच्छी है की कि या केंद्र की मजदूरों के जिम्मेदारी लिए है, और घूम फिर कर अतुल कुमार अंजान विपक्ष पर आरोप मढ़ दिया है कि आप जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, केंद्र के काम में अड़चन डाल रहे हैं। केंद्र सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष की सरकारें हैं जानबूझकर इस संक्रमण काल में कदमताल नहीं होने दे रहे। अतुल कुमार अंजान से सवाल है। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि इससे बढ़िया अवसर नरेंद्र मोदी जी को नहीं, संदीप जी, नरेंद्र मोदी जी को इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। और अजय जी, बात कर लीजिए, रामविलास जी से भी बात कर लीजिए। इस वक्त देश के अंदर जितनी विपक्ष की सरकारें हैं, इन सारी सरकारों को ढहा दीजिए, खत्म कर दीजिए, सब जगह राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कुछ तो करिए भाई। आप पीछे पड़े थे बंगाल की सरकार के, आप पीछे पड़े थे केरल की सरकार के। भूल गए केरल में एक आदमी अंदर नहीं है अस्पताल में, और कुल मौत हुई है 4। सारी दुनिया केरल की बात कर रही है। आपको डर लगता है केरल मॉडल स्वीकार करने के अंदर? करिए ना कुछ, देश को बचाने की बात कीजिए, ये मानवता को बचाने की बात कीजिए। पार्टियों की मीटिंग बुलाई होती प्रधानमंत्री जी ने, सभी पार्टियों की चर्चा कर लेते, 1-1 फीट दूर, क्या 1-1, 2-2 मीटर दूर बैठा के बात करते, आमने सामने बात करते। आप में क्षमता नहीं है और हिम्मत नहीं है। आप देश के कॉर्पोरेट घरानों को लूट की छूट दे रहे हैं। आज देश के किसानों ने आपके गोदामों को भर दिया। गांव की स्थिति और खराब हो गई है। छोटा मझोला सीमांत गरीब किसान और मजदूर, आदिवासी खेतिहर मजदूर, उसकी हालत क्या है? बैंगन, भांटा, भिंडी सड़ रही है बाजारों में, कोई दुकान नहीं है। बड़ी उम्मीद के साथ सब चल रहे थे। लाखों शादियां गांव की निपट गई, कोई शादी नहीं हुई। आपने तो पूरे देश में कलह की स्थिति पैदा कर दी। आप सोचेंगे इस बात को? आप बोलेंगे नहीं? आप 3 बार राष्ट्र के नाम संदेश करके दिन और रात टीवी पे चैनलों पर होता रहा। और मैं ऐसे चैनलों को भी जानता हूं जो दिन में कभी इन श्रमिकों की बात नहीं कहते हैं, रात के 11 बजे आंसू बहाने वाले वीडियो लेकर के कार्यक्रम बनाते हैं। दिन भर सरकार की प्रशस्ति, और रात के अंधेरे में यह बताना कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। देश देख रहा है। ये जो नौजवान है ना, ये जमीन उनकी है, आसमान उनका है और जमाना उनका है। उनके साथ खेल करने का मकसद भी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कहां गया ये पैसा? 20 लाख करोड़। अरे ये तो बजट में ही कहा था, एक देश इसमें एक से बाजार। 1 भी रुपया मजदूरों के लिए घर पहुंचाने की व्यवस्था के लिए नहीं तय किया गया है। लेकिन नलिन, मैं जानता हूं क्योंकि आपका बहुत आगे बिजी शेड्यूल है और आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक चाहेंगे, तो मैं ब्रेक अभी नहीं ले रहा हूं। आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, बल्कि उन्होंने मेरे से पहले ही ब्रेक ले लिया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। मजदूरों पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन मजदूर अभी भी घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है, अब मैं 30 सेकंड दूंगा। एक ही सवाल है, कंक्लूडिंग कमेंट्स सभी से। गौरव वल्लभ, आपसे शुरू कर रहा हूं। जिंदगी पटरी पर, देश को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। मजदूरों के बिना हम पटरी पर आ जाएंगे क्या? देखिए, आप मजदूर जो इस आपदा में है वो अपने घर जाना चाहते हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हो? और अभी भाजपा के नेता बोल के चले गए आप ही के शो में कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ छोटा मोदी जैसे चोर के लोन को राइट ऑफ करना ही है, और कोई जिम्मेवारी नहीं उनकी देश के प्रति? और संविधान की 7वीं अनुसूची में साफ लिखा हुआ इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में है। वो वकील है कि पढ़े लिखे आदमी? आपने उनकी बड़ी तारीफ करी, मुझे लगा सोच समझ के बोलेंगे। संविधान के भी खिलाफ है जो वो बोल के गए। तो प्रियंका चतुर्वेदी, मिलके राजनीति नहीं करनी है। प्रियंका चतुर्वेदी, 57 दिन हो गए, 57 दिन हो गए हैं मजदूर घर नहीं पहुंच पाए। हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं, 57 दिन में मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पाए। ट्रेन 2 करोड़ लोगों को रोज अपने घर पहुंचाती है, हजारों बस हैं हमारे पास। जी,
मैं अब जवाब दे दूं? मेरे 30 सेकंड शुरू हो गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि ये इंसानियत की लड़ाई है। इस समय पे जो मानवता पे जो पूरा भार आया है उसको हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लेकर ही आगे काम करना है, कोई राजनीति करनी नहीं है। अब महाराष्ट्र में ही देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कभी भी किसी राजनीति में पड़ नहीं रहे हैं और जिस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं हम पूरी 24 घंटे 7 दिन मेहनत करके कर रहे हैं। बस यही है, उम्मीद है कि इस पे राजनीतिकरण ना हो और हर बार जब हमारे मुंबई में कुछ हादसा हो या औरंगाबाद जैसा हादसा हो, सिर्फ महाराष्ट्र से ही सवाल नहीं पूछे जाए, कभी गुजरात से भी पूछा जाए, मध्य प्रदेश से पूछा जाए। हम सबसे सवाल पूछते हैं। अजय कुमार, अजय कुमार, 60 करोड़ लोगों ने मतदान किया था पिछली लोकसभा चुनाव में और यहां हम अपने मजदूरों को घर तक नहीं पहुंचा पा रहे। 57 दिन, 2 महीने हो गए। संदीप जी, मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। हेलो 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 अजय कुमार, अगली बार आपका कनेक्शन थोड़ा ठीक कराएंगे। आपके कनेक्शन में आज कुछ ज्यादा ही दिक्कत रही। लेकिन अतुल कुमार अंजान, आपसे भी यही सवाल। 60 करोड़ लोग मतदान हम करवा सकते हैं, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में पहुंच जाते हैं हम, लेकिन मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पाते। यही तो रोना है संदीप जी। 5 ट्रिलियन इकॉनमी का दावा कर रहे थे, हम अपने 2 करोड़ लोगों को घर नहीं पहुंचा सके। हम दावा कुछ और कर रहे थे कि हम चांद में अगली दफा आदमी भेजेंगे, हम जमीन पर चलते हुए लोगों को गाड़ी नहीं मुहैया करा सकते। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम लोगों के घर में 5 किलो राशन नहीं पहुंचा सके। ये सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, 3 बार 4 बार 5 बार बड़े बड़े टेलीविजन पे ऊपर प्रधानमंत्री के भाषण, कहाँ गए वो भाषण? और मैं एक बात, आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि 20 लाख करोड़ रुपए आप लाए कहां से हैं? ये झूठ और फरेब की राजनीति कब तक चलाओगे? नहीं, वो अलग डिबेट है, उस डिबेट पर भी जाएंगे। लेकिन मजदूर क्या हमारी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए हर पहलू पर हमने गौर करने की आज कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।